नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और खबरों का रुख करेंगे। उपचुनाव के रण में बीजेपी के सभी दिग्गज अपना पूरा दम दिखा रहे हैं और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी चुनावी प्रचार में पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। खासतौर से ग्वालियर चंबल संभाग में नरोत्तम मिश्रा की भूमिका उपचुनाव के लिहाज से अहम हो गई है। न्यूज 18 उपचुनाव में सबसे बड़ी कवरेज कर रहा है और इसी कड़ी में न्यूज 18 की टीम एक दिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ सियासी सफर पर निकली। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का प्रचार अब अपने पूरे शबाब पर है। खासतौर से ग्वालियर चंबल संभाग जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस उपचुनाव के लिहाज से। इस वक्त हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जो खुद भी सभाएं कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और उनकी बड़ी जिम्मेदारी ग्वालियर चंबल संभाग में है। नरोत्तम जी, आप पूरा प्रचार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कर रहे हैं, सीटों पर अलग अलग जाके। क्या जनता का मूड आप अभी तक समझ पाए हैं? क्या लग रहा है कि किस ओर जा रहा है ये चुनाव? जनता का मूड तो स्पष्ट दिख रहा है। 14 नवंबर को दिवाली है और जनता ने तय कर लिया है कि मध्य प्रदेश में दिवाली इस बार 4 दिन पहले 10 नवंबर से आ जाएगी। इधर परिणाम आएंगे, उधर दिवाली शुरू हो जाएगी। सर, ये इलाका आपसे शायद ज्यादा बेहतर कोई समझ नहीं पाएगा, लेकिन इस बार राजनीति में कांग्रेस की ओर से हम देख रहे हैं उपचुनाव में बड़ा मुद्दा वही हर बार जो दल बदल शुरू से हम देख रहे हैं और इस बार भी उठाया जा रहा है। जनता तक ये बात आप लोग पहुंच रही है, उसका काउंटर आपके पास क्या है? देखो, कांग्रेस कोई भी हमेशा वो मुद्दा उठाती है जो विकास से जुड़ा न हो। कायदे से तो वो अपने 15 महीने के कार्यकाल को रखें और उनने 15 महीने में क्या किया है ये बताएं। हम 5 महीने में या 15 साल में क्या किया है हम बताएं और जनता तय करे कि क्या सही है क्या गलत है। पर आप देखिए, रोज इस तरह का बयान वो मार्केट में लाती है कांग्रेस पार्टी। कभी मुख्यमंत्री को नालायक कह देना, कभी मुख्यमंत्री को गरीब दीनहीन कह देना, फटेहाल कह देना। आज कह दिया मीडिया के ऊपर कि मैं कोई शिवराज की तरह थोड़ी हूं जो पत्रकारों के घर जाऊं। अब ये जो बातें इस तरह की करके वो रोज मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं विकास से, ये अच्छा नहीं है। प्रदेश की जनता को जो उन्होंने वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बनाया था, मध्य प्रदेश में जिस तरह की लूट हुई थी और रोज ट्रांसफरों की लिस्ट निकलती थी, रोज पोस्टिंगों की लिस्ट निकलती थी, आप चर्चा उस पर करो। आप कमलनाथ जी आओ और विकास पे बात करो कि आपने 15 महीने में ऐसा क्या किया। आप बात करो कि 15 महीने में आप आए क्यों नहीं ग्वालियर चंबल संभाग में एक भी दिन, और अब क्यों आ रहे हो। ये है दो बात, तब क्यों नहीं आए और अब क्यों आ रहे हो। ये आप देख सकते हैं कि जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है। ये प्रचार का जोर है जो इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जनता के बीच में भी जाकर और नेताओं के बीच में भी जाकर मूड समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक सर बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि जो आप लोग विषय भी उठा रहे हैं कि गोविंद सिंह जी कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे हैं, बड़े नेता हैं, तो ये कहाँ हैं? आपको कुछ जानकारी है क्या? दरअसल कमलनाथ कांग्रेस हो गई, अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में लगभग समाप्ति की ओर है। ग्वालियर चंबल संभाग में महाराजा सिंधिया ने जब से कांग्रेस छोड़ी है तब से यहाँ कांग्रेस रतातल की ओर चली गई है। न केपी सिंह जी दिख रहे हैं, न गोविंद सिंह जी दिख रहे हैं, न अशोक सिंह जी दिख रहे हैं। सब लगभग अपने अपने घर पर है और कांग्रेस का सूरज अस्ताचल की ओर है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता आ जाएगा, आपको कांग्रेस प्रदर्शन से ओझल होती नजर आएगी। कमलनाथ जी के बारे में भी आप लोग कह रहे हैं कि वो भी चुनाव के बाद दिखेंगे नहीं? मेरा ऐसा मानना है कि 3 तारीख को मतदान है, 4 तारीख को चार्टर बुक होगा दिल्ली जाने के लिए। अगर होगा तो मैं भी बताऊंगा मीडिया को कि देखो चले गए। तो फिर कौन संभालेगा सर कमान? आपको क्या लग रहा है कि वो चलेगा तो विपक्ष में कोई तो रहेगा? तो मैं तो 10 साल में आज तक विपक्ष का नेता लोकसभा में नहीं बना और लोकसभा चल रही है। ऐसा कुछ मध्य प्रदेश में हो जाएगा तो कुछ अचंभा थोड़ी है। सर एक सवाल सर ये भी खड़ा हो रहा है, यहाँ भी आप हम रोकना देखेंगे जरा, क्योंकि जगह जगह पर स्वागत हो रहा है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि सियासत में दरअसल ये पूरा प्रचार है। इस बार किसानों का भी एक बड़ा मुद्दा है। आप लोगों ने कहा है कि कर्ज माफी नहीं हुई, अब किसान सम्मान निधि आप लोग बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने कर्ज माफी की है। ये ग्वालियर चंबल संभाग में आप इसको कितना बड़ा विषय मानते हैं? और एक और विषय जो कृषि बिल आप लोग लेकर आए वो। शरद जी देखो, आप न तो हमारी मानो न उनकी मानो।
आप तो जनता की मानो। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के राहुल गांधी ने कहा कि 10 दिन के अंदर 2 लाख रुपया हम किसान का माफ कर देंगे और नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। आप तो किसी की मत मानो, किसान के पास जाओ, 2 लाख माफ हुआ हो तो पता करो, 1.5 लाख हुआ हो तो पता करो, 1 लाख माफ हुआ हो तो पता करो। हम लोग डबरा में कवर कर रहे थे अपने सियासी सफर को। इमरती देवी जी ने कहा कि पहले तो हमारे पास सिर्फ एक इंजन था, अब तो 4 इंजन लगे हुए हैं, एक नरोत्तम जी का, एक सिंधिया जी का, एक शिवराज जी का, एक नरेंद्र सिंह तोमर जी का। ये इतने इंजन की गाड़ी ग्वालियर चंबल में सर दौड़ना भी थोड़ा मुश्किल नहीं लगता है कि हो जाएगी? उनका पूरा अभिप्राय विकास से रहता है। इन लोगों की जितनी उपेक्षा हुई है, जिसके कारण से इनकी लड़ाई तो मूल विकास की थी ना। जी, डेवलपमेंट की गाड़ी तो ठीक है, लेकिन वो सवाल ये खड़ा हो रहा है, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी खड़ा किया जा रहा है कि इतने पावर सेंटर हो गए, ये पावर सेंटर ग्वालियर में कहीं परेशानी खड़ी तो नहीं करेंगे बीजेपी? पावर सेंटर कोई भाजपा में होता ही नहीं। नरोत्तम मिश्रा की भूमिका इस उपचुनाव में और इस उपचुनाव के बाद में और कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है? मेरी भूमिका एक कार्यकर्ता की थी, है और रहने वाली है। कोई भूमिका को न बढ़ाने की इच्छा है न घटाने की इच्छा है। जैसा हूं, जैसा पार्टी आदेश दे वैसा रहना चाहता हूं। इस उपचुनाव में सर आप, अगर हम ग्वालियर चंबल की बात करें तो 16 सबसे ज्यादा सीटें हैं, कितनी सीटों का आप अनुमान लगा के चल रहे हैं? क्योंकि 2008 बड़ा साफ होगा, कांग्रेस का मित्र। मेरी बात हो सकता है आज अतिशयोक्ति लगे, पर परिणाम आने पे हम और शरद जी मिलेंगे। तो ये है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो इस वक्त हमसे बात कर रहे हैं, और हम ग्वालियर में हैं इस वक्त जहां प्रचार पूरे जोर शोर से चल रहा है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। कैमरामैन दीपक के साथ सरोज श्रीवास्तव, न्यूज़ 18। तो सियासी सफर के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से यह एक्सक्लूसिव बातचीत शरद श्रीवास्तव की। आगे बढ़ते हैं, उधर उज्जैन के शराब कांड में पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपी सिकंदर और गब्बर को गिरफ्तार कर लिया और प्रशासन ने दोनों के मकानों को गिरा दिया है। वहीं मामले को लेकर खारा कुआं थाने के सिपाही अनवर और नवाब के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दोनों को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। तो आपको बता दें कि उज्जैन के शराब कांड मामले में अब पुलिस लगातार एक्शन में है, और इतना ही नहीं, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ एक्शन तो लिया ही जा रहा है, साथ ही उनकी संपत्तियों को भी ध्वस्त किया जा रहा है जो अवैध तरीके से बना ली गई हैं। मुख्य आरोपी सिकंदर और गब्बर को गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों के मकानों को भी ढहा दिया गया है जो अवैध तरीके से बनाए गए थे। मामले को लेकर खारा कुआं थाने के सिपाही अनवर और नवाब के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, आरोपियों के मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। निगम की टीम अमले के साथ पहुंची, ध्वस्त करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। जो खारा कुआं थाना क्षेत्र में जो प्रकरण हुआ था, जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हुई थी, उसके जो मुख्य अभियुक्त हैं सिकंदर और गब्बर, इन दोनों की जो अवैध संपत्ति है उसको ध्वस्त करने के लिए टीम जा रही है आज हमारी, और अभी ये कार्रवाई भी शुरू हो गई। सर कितना डिप्लॉय कर रहे हैं, किसकी टीम इसमें शामिल है? इसमें 2 घर हैं इनके अलग अलग, दोनों घरों पर 2 टीम हमारी अलग अलग जा रही है, और हमारे सीएसपी अधिकारी और थाना प्रभारी है। उधर उज्जैन में जहरीली शराब मामले में 2 और पुलिस वालों पर गाज गिरी है। महाकाल थाना के 2 पुलिस वालों के इसमें शामिल होने का आरोप है, अब इनको सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि खारा कुआं थाने के 2 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, इनको पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि जो दुखद घटना हुई थी, इसके जो आरोपी हैं इनको पूरी तरीके से नष्टो नाबूद कर दिया जाए, और उसी लाइन पे हम लोग चल रहे हैं। 3 जो मुख्य आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है, उनकी रासुका भी हम लोग परसों ही तीनों के विरुद्ध कर चुके हैं, और उनमें से तीनों में से 2 के मकान थे, दोनों के मकान को गिराने की कार्रवाई या ध्वस्त करने की कार्रवाई आज करी गई है। एक जो अन्य आरोपी है वो किराए के मकान में रहता था, इसके अभी मकान का भी हम लोग ढूंढ रहे हैं, अगर कुछ पता चलता है तो हम लोग उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। देखिए, अभी जो स्प्रिट मिला के पानी में बेचने की बात आई है,
उसका पूरा बिसरा हम लोगों ने ग्वालियर एफएसएल को भेज दिया है। हमारी पूरी टीम अभी ग्वालियर में है। आज उसकी शाम तक हमारी रिपोर्ट आ जाएगी। पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं हो पाया है, तो जैसे हमारा एफएसएल की रिपोर्ट आज शाम या कल आ जाएगी, हम स्पष्ट रूप से बता पाएंगे कि आखिर ये जहरीला कैसे हुआ। इसके अलावा उनसे हमारी एडिशनल सिटी की पूरी टीम बैठ के पूछताछ कर रही है, और जो भी तथ्य आएंगे अगला जब भी एविडेंस आने के बाद शाम तक आपको हम अपडेट कर देंगे। और खबर छतरपुर से, मुख्यमंत्री शिवराज के तूफानी दौरे जारी हैं। बड़ा मलहरा के बक्सवाहा में शिवराज की चुनावी सभा हुई। सीएम बक्सवाहा पहुंचे और बीजेपी के कई नेता भी यहां पर मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि उपचुनाव के मद्देनजर तूफानी दौरे पर हैं शिवराज सिंह चौहान। लगातार जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां वहां लगातार दौरे हो रहे हैं, सभाएं हो रही हैं। और इसी कड़ी में शिवराज सिंह चौहान बड़ा मलहरा के बक्सवाहा पहुंचे, जहां चुनावी सभा आयोजित हो रही है। और इस दौरान सीएम शिवराज के साथ बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। आपको बता दें कि बड़ा मलहरा सीट भी प्रद्युम्न सिंह लोधी के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी, और यहां भी अब बीजेपी की तरफ से प्रद्युम्न सिंह मैदान में है। और इन्हीं के पक्ष में वोट मांगने के लिए शिवराज सिंह चौहान बड़ा मलहरा के बक्सवाहा पहुंचे। और ये तस्वीरें भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं। शिवराज सिंह के साथ बीजेपी के कई दिग्गज मौजूद हैं। दरअसल इस सीट पर भी लगातार बीजेपी के दिग्गजों के दौरे जारी हैं, और खुद शिवराज सिंह चौहान प्रद्युम्न सिंह लोधी के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में वोट मांगने के लिए पहुंचे हुए हैं। छतरपुर जिले की विधानसभा सीट है बड़ा मलहरा, और बड़ा मलहरा का ही बक्सवाहा, जहां पर सीएम शिवराज की चुनावी जनसभा। और अब बड़ी खबर मरवाही से, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अमित जोगी का नामांकन खारिज हो गया है। जोगी परिवार अब चुनाव नहीं लड़ पाएगा। पहली बार बिना जोगी होगा मरवाही का चुनाव। अमित जोगी के राजनीतिक करियर पर भी अब ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर है मरवाही से। अमित जोगी का नामांकन खारिज हो गया है, और दरअसल जाति प्रमाण पत्र के मद्देनजर माना जा रहा है कि नामांकन खारिज हुआ है। जो कि परिवार अब यहां से चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और पहली बार मरवाही में बगैर जोगी परिवार के चुनाव होगा। अमित जोगी के राजनीतिक करियर को लेकर भी अब सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाति प्रमाण पत्र के मद्देनजर, जो जाति को लेकर विवाद था, उसी के मद्देनजर अमित जोगी का नामांकन खारिज। और लंबे समय बाद ऐसा होगा कि जब मरवाही से कोई जोगी परिवार से कोई कैंडिडेट नहीं होगा, और स्वाभाविक है कि जोगी परिवार से अगर मरवाही पर कोई कैंडिडेट नहीं होगा तो यहां के समीकरण बदलना भी तय है। अवधेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अवधेश, जाति मसला ही ये नामांकन खारिज होने की वजह बना, और दूसरी बात आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अब मरवाही में क्या समीकरण बदलेंगे। सियासी स्तर पर चीजें बहुत कुछ हद तक स्वाभाविक है कि बदल जाएंगी। बिल्कुल, सियासी स्तर पे तमाम समीकरण अब आज के बाद बदल जाएंगे, क्योंकि जोगी और मरवाही ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू माने जाते थे कि राज्य गठन के बाद से लेकर 2018 तक हर बार मरवाही जोगी के साथ ही चुनाव हुआ। लेकिन अब पहला ऐसा मौका होगा कि अब संभवतः अमित जोगी, जो पहले ही उनका नामांकन निरस्त हो चुका है, ऋचा जोगी के नामांकन पर लगातार बहस जारी है, तो जोगी के बिना अब मरवाही का चुनाव होगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर प्रशांत यही है कि अमित जोगी का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। तकरीबन 120 मिनट, मतलब ये कि 2 घंटे तक दोनों पक्ष के बीच बहस चली, और 90 मिनट से अधिक अमित जोगी अकेले बोलते रहे। उन्होंने अपने तमाम पक्षों को निर्वाचन अधिकारी के सामने रखा, और फिर भी उस आखिरी में उन्होंने समय मांगा कि उन्हें अपने और कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय दिया जाए। लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें समय देने के साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको जो भी कहना है इसी वक्त कहिए, समय देना संभव नहीं होगा। और जब समय नहीं दिया गया और अंततः निर्वाचन अधिकारी ने अपना फैसला सुनाया कि अमित जोगी का नामांकन निरस्त कर दिया जाता है। मतलब ये कि अब तमाम जो अटकलें थे, तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे, वो तमाम अटकलों पर विराम लग चुका है। अमित जोगी मरवाही के चुनावी रण से बाहर हो चुके हैं, उनका नामांकन निरस्त हो चुका है। बिल्कुल, क्या विकल्प हैं अब जोगी परिवार के सामने?
देखिए, विकल्प के तौर पे पहले से इस बात का आभास अमित जोगी और उनकी पार्टी को था, और यही वजह है कि अमित जोगी, ऋचा जोगी सहित कुल 4 लोगों ने जोगी कांग्रेस से पर्चा भरा था। अमित जोगी का पर्चा निरस्त हो चुका है, कमोबेश ऋचा जोगी का भी पर्चा कुछ देर बाद निरस्त माना जाएगा। तो बचे हुए जो 2 दावेदार हैं, उन 2 में से जोगी कांग्रेस एक को बी फॉर्म देकर अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाएगी। तो लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जोगी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, लेकिन जोगी की जो साथ में जो चुनाव की रोचकता थी वो समाप्त हो जाएगी और तमाम समीकरण अब बदल जाएंगे। अब पहले जो मामला सीधे तौर पे त्रिकोणीय माना जा रहा था, अब वो 2 कोणीय आमने सामने बीजेपी कांग्रेस के बीच होगा। लेकिन सियासत में हर कुछ संभव है, ऊंट कब किस करवट बैठेगा इसका कयास लगाना, अंदाजा लगाना अंतिम वक्त तक नहीं हो पाता है, इसलिए कुछ कहना अभी अति संयुक्ति होगा। लेकिन इतना तय है कि अब मरवाही के रण में उतनी रोचकता नहीं बच जाएगी जितना जोगी परिवार के चुनाव लड़ने से होने वाला था। लेकिन अंततः फैसला जनता जनार्दन को लेना है। 3 नवंबर को मतदान होगा, 10 नवंबर को जब मतगणना होगी तब जाके पता चलेगा कि आखिरकार बिना जोगी के बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण आप जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी का सीधा मुकाबला होगा, लेकिन हालांकि यह कोशिश जरूर होगी जोगी परिवार की ये साबित करने की कि नाइंसाफी हुई है जोगी परिवार के साथ। अब इसका कितना आम जनता का सपोर्ट जोगी परिवार को मिलेगा ये अलग मसला है। शुक्रिया आपका अवधेश इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, उपचुनाव का रण जारी है और इधर मंदसौर के सुवासरा में बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग की नामांकन में शामिल होने के लिए कार्यकर्ताओं की गाड़ी में पेट्रोल भराया गया। इसका आरोप कांग्रेस ने एक वीडियो वायरल होने के बाद लगाया है। वायरल वीडियो में बीजेपी के कार्यकर्ता एक पेट्रोल पंप पर लाइन में खड़े हैं और गले में दुपट्टा डाले एक पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने नामांकन रैली में भीड़ इकट्ठा करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रलोभन दिया है और उनकी बाइक में पेट्रोल डलवाया। बीजेपी उम्मीदवार डंग ने कहा कि कार्यकर्ताओं के वाहनों में पेट्रोल भरवाने की कोई जानकारी नहीं है। उसी प्रकार से पूरा धन बल का उपयोग कर रहे हैं। आज की जो रैली है उसमें आपने कई वीडियो देखे होंगे, तस्वीरें देख रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी के लोग पेट्रोल के पैसे बांटते आपको दिखेंगे। तो पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश का धन बल के लिए लड़ रही है। एक तरफ कमलनाथ जी का जनबल है, आम जनता माननीय कमलनाथ जी भी चाहती है, और एक तरफ शिवराज सिंह चौहान का धन बल है। कांग्रेस से आरोप है कि जो गाड़ियां बुलाई गई थी, बाइक रैली की गई थी, उसमें आपकी पर्ची द्वारा बीजेपी पर्ची दी गई थी, उससे पेट्रोल भरवाया गया था। क्या ये मैनेजमेंट मेरा काम नहीं है, मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर कहाँ से डलती है नहीं डलती है, जोश में पब्लिक रहती है, खुद डाल के लाती है, तो एक विषय ये मेरे से पूछने वाला नहीं बनता। क्योंकि बांटने का सर वीडियो भी वायरल हुआ, आपसे पूछा जाएगा क्योंकि उम्मीदवार तो आप ही हैं सर। नहीं, मेरे को जानकारी नहीं इसकी। वहीं उपचुनाव में मतदाताओं को रिझाने के लिए तरह तरह के ड्रामे करने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि कल दतिया के भांडेर में मुख्यमंत्री की सभा के दौरान बीजेपी प्रत्याशी रक्षा सिरोनिया जब बोल रही थी तो मतदाता उनको गंभीरता से नहीं सुन रहे थे। उसी समय रक्षा सिरोनिया के पति मंच पर मतदाताओं के सामने साष्टांग हो गए। तो ये तस्वीरें सामने आई दतिया के भांडेर से। दरअसल रक्षा सिरोनिया भांडेर से बीजेपी प्रत्याशी हैं और जब जनता उन्हें नहीं सुन रही थी तो उनके पति इस अंदाज में नजर आए। आगे बढ़ते हैं, बीजेपी ने कमलनाथ के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। नवरात्रि पर कमलनाथ को बताया बेटी का दुश्मन। बीजेपी का बेटी का दुश्मन कमलनाथ अभियान लॉन्च किया गया। बीजेपी ने 2 वीडियो भी जारी किए हैं। शिवराज सरकार के कन्यादान योजना शुरू करने और कमलनाथ सरकार में बंद योजना को लेकर ये वीडियो जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि नवरात्रि पर बीजेपी की तरफ से कमलनाथ को बेटी का दुश्मन बताया गया है। बीजेपी का बेटी का दुश्मन कमलनाथ अभियान, बीजेपी ने इस अभियान को शुरू किया है। दरअसल बीजेपी ने अब 2 वीडियो जारी किए हैं। पहला शिवराज सरकार के कन्यादान योजना शुरू करने का और कमलनाथ सरकार में बंद योजनाओं को लेकर दूसरा वीडियो। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक बाद आगे बढ़ते हैं। पी चिदंबरम के बाद अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसे में लिए बिना धारा 370 हटा दी। भोपाल में न्यूज 18 से खास बातचीत में दिग्विजय सिंह ने पूछा कि क्या धारा 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी से आतंकवाद खत्म हो गया।
दिग्विजय के मुताबिक विशेष दर्जे की बहाली के लिए जम्मू कश्मीर की पार्टियों के पास गठबंधन बनाने के सिवाय अब और क्या विकल्प बचा है। हमारे साथ है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। सर, ये जो पी चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि कश्मीर में धारा 370 की बहाली हो और उस तरह का मूवमेंट जो वहां चल रहा है उसका वो समर्थन कर रहे हैं। मैं नहीं जानता उन्होंने क्या कहा है और उस पर नीतिगत फैसला कांग्रेस पार्टी को लेना पड़ेगा और उसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूं, इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। इतना जरूर कहूंगा कि भाजपा ने जो निर्णय लिया वो कश्मीर के लोगों को विश्वास में बिना लिए ले लिया और इसकी नाराजगी जम्मू में भी है और कश्मीर घाटी में भी है। और वो सारे लोग जिन्होंने सन 47 से लेकर 2019 तक भारतीय संविधान का पालन करते हुए भारतीय लोकतंत्र में भाग लिया, उनको सबको आपने जेल में भेज दिया। यानी कि पूरा मैदान आपने उनको सौंप दिया जिनको कि भारतीय संविधान में विश्वास ही नहीं है। और इनका कहना था कि वे आतंकवाद समाप्त कर देंगे। क्या आतंकवाद समाप्त हुआ? क्या कश्मीर के लोगों का विश्वास ये पैदा कर पाए? जम्मू के लोगों में भी इस बात की नाराजगी है कि जो पहले जम्मू के गैर मुसलमान भाइयों को भी जो आरक्षण का लाभ मिलता था वो समाप्त हो गया। जो गैर मुसलमान भाइयों बहनों को जो एक अनेक लाभ मिलते थे वो भी समाप्त हो गए। ये सारी बातें हैं, इसका लेखा जोखा कांग्रेस पार्टी निर्णय जो लेगी आपको हम अवगत कराएंगे। जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं सर, वो अलायंस इस तरह के बना रही हैं 370 की बहाली के लिए, उनके पास और विकल्प क्या बचा है? आपने उन सब लोगों को जो कि भारत के लोकतंत्र में, भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, उनको सबको आपने जेल में बंद कर दिया। कश्मीर और कश्मीरियत जिसकी खुद की बात अटल बिहारी वाजपेयी जी करते थे, वो आपने समाप्त कर दी। आपको याद होगा अटल जी ने कहा था जमहूरियत कश्मीरियत, इस पर हमको विश्वास कराना पड़ेगा। उनकी बात को आपने झुटलाकर और जो आपने निर्णय लिया है ये उसी के कारण है कि आज ये हालात बने हैं। बीजेपी की जो पार्टी अध्यक्ष है मध्य प्रदेश में, उपचुनाव की बात कर रहा हूं, सभाओं में जाकर कहते हैं आपको कि दिग्विजय सिंह तो जयचंद है। अच्छा, किसके? ये जयचंद को तो इसलिए कहा जाता है जयचंद क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए उन्होंने मोहम्मद गौरी का समर्थन किया था। मैं तो पृथ्वीराज चौहान का वंश से हूं, जयचंद के वंश से नहीं हूं, जिन्होंने कि अपने धर्म और अपने देश के लिए सब कुछ किया। मेरा वो परिवार है जिसको कि मैं उसमें इतिहास में ज्यादा नहीं जाना चाहता, हिंदू पथ का उसको टाइटल दिया गया था और आज भी मैं बीडी शर्मा जी से बेहतर हिंदू हूं और प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं। मैं पालन करता हूं सनातन धर्म का। बीडी शर्मा जी, आप नफरत फैलाते हैं, आप हिंसा